गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर दोगे, मुझे पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपने को देखना है आजीविका, और आजीविका का ये चौथा पार्ट है जो अपन एक सीरीज से चल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले पार्ट में भी अपन क्या करने वाले हैं, देखो स्व सहायता समूह की हमारी क्लास चल रही है। तो दो टाइप का बच्चे स्व सहायता समूह होता है। एक वह समूह होता है जिसमें सदस्यों की संख्या 10 से 20 होती है, और एक वह समूह होता है जिसमें सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा होती है। तो अभी जो हम देख रहे हैं स्व सहायता समूह के बारे में, ये वो ग्रुप है जिसमें सदस्यों की संख्या 10 से 20 तक होती है। तो आज की क्लास में ये वाला ग्रुप खत्म हो जाएगा हमारा, मतलब 10 से 20 सदस्यों वाला जो चैप्टर है ना, जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारा मैंने इसमें कवर करवा दिया। आज ये लास्ट वीडियो है, फिर कल से जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि 20 से ज्यादा सदस्य वाला जो ग्रुप है वो कैसे और कौन कौन से रूल्स के साथ काम करता है। चीजें क्लियर है? तो बच्चे लाइव आ चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास फिर, है ना। चलिए, आजीविका का पार्ट 4 है ये, देखते हैं इसके बाद इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोग को। अच्छा, क्लियरली विजिबल है? टाइम टेबल वो मेरे खुद पता चल जाए फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अभी एक शेड्यूल नहीं बना हुआ है बच्चे, शेड्यूल जैसे ही फिक्स हो जाता है ना फिर मैं आप लोग को बता दूंगी, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं पार्ट 4 में किसके बारे में आज अपने को जानना है। तो जैसा कि मैंने बताया, स्व सहायता समूह का सिंगल वाला 10 से 20 वाला ये लास्ट पार्ट है। ग्राम संगठन द्वारा दी जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी है। कल जो मैंने 5 लेयर आप लोगों को बताया था कि जो स्व सहायता समूह है वो कैसे 5 पार्ट में डिवाइडेड है, या 5 लेयर में किस टाइप से ये काम करती है, कैसे स्व सहायता समूह होता है, स्व सहायता समूह के ऊपर में क्या होता है, फिर उसके ऊपर में क्या होता है, फिर उसके ऊपर में क्या होता है, फिर लास्ट में कैसे जिला संगठन होता है। इन सभी के बारे में मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। तो उसी के बारे में कुछ और पॉइंट्स ध्यान से समझेंगे। ग्राम संगठन द्वारा दी जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी है। तो जो ग्राम संगठन है यह कौन कौन सी सेवाएं देता है, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले, ग्राम में छूटे हुए गरीब परिवार की पहचान कर समूह से जोड़ना। ग्राम में जो गरीब परिवार छूट चुके होते हैं मतलब गांव में बहुत सारा स्व सहायता समूह बनता है। कुछ लोग एक्टिव रहते हैं, उन लोगों को पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर स्व सहायता समूह बनाया जा रहा है, तो हम जाकर के उसमें जुड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, तो वे लोग छूट जाते हैं। तो यहाँ पर यही चीज बताया गया है कि ग्राम में ऐसे लोग जो छूट गए हैं उनको पकड़ पकड़ के लाना, उसको स्व सहायता समूह के बारे में बताना और स्व सहायता समूह का ज्वाइन करवाना, ठीक है। दूसरा काम क्या है, तो ग्राम में प्रत्येक समूह को ग्राम संगठन से जोड़ना। ग्राम के प्रत्येक समूह को किससे जोड़ना? ग्राम संगठन से जोड़ना। अब ग्राम संगठन से कैसे जुड़ेगा? जब स्व सहायता समूह बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तीसरा, समूह को 11 सूत्रों का पालन करवाना। देखो, पंचसूत्र तो होता ही है, पंचसूत्र के साथ 6 सूत्र और होते हैं। अब पंचसूत्र क्या क्या है मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है आप लोग को, कि समय पर आपको ऋण जो आप लिए उसका ब्याज को वापस करना है, बैठक में नियमित रूप से उपस्थित होना है, बचत राशि जो फिक्स है वो आपको देना ही है, एक्स्ट्रा चाहो तो आप दे सकते हो। ऐसा बहुत सारा नियम धर्म कानून है जिसको 5 सूत्र कहा जाता है। इसके अलावा 6 और नियम है, तो टोटल मिलाकर के ये 11 सूत्र होता है। तो इसी के बारे में बताया गया है कि ग्राम संगठन द्वारा अर्थात समूह को 11 सूत्रों का पालन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, ग्राम संगठन द्वारा समूह के सदस्यों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण का आयोजन करना। अभी क्या बोला जा रहा है तो समझना, ग्राम संगठन के द्वारा समूह के सदस्यों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण का आयोजन करना। नेक्स्ट है, ग्राम संगठन से जुड़े समूह की ग्रेडिंग करना व उनके ग्रेडिंग में सुधार करने का प्रयास करना। स्कूल में देखे हो ना, स्कूल में क्या होता है, बच्चों का जब मार्कशीट आता है, किसी को A ग्रेड मिला होता है, किसी को B ग्रेड, किसी को C, किसी को D। वैसे ही इसमें भी ग्रेडिंग की व्यवस्था होती है। जो समूह बहुत अच्छा काम करता है उसको A ग्रेड मिलता है, जो थोड़ा ठीक करता है उसको B मिलता है। तो इस प्रकार से जिसको C और D ग्रेड मिलता है ना, उनमें थोड़ा सा सुधार करने का काम आपका ग्राम संगठन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्येक माह निश्चित स्थान पर कार्यकारिणी की बैठक बुलाना। इस बैठक में वित्तीय लेन देन से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। तो प्रत्येक माह को क्या होता है, जो कार्यकारिणी परिषद होती है, ठीक है, इसकी बैठक बुलाई जाती है। कार्यकारिणी परिषद क्या होता है इसके बारे में भी मैंने आप लोग को बता रखा है, ठीक है। तो इसकी बैठक बुलाई जाती है, और इस बैठक में क्या बात होता है, तो वित्तीय लेन देन की बात होती है, मतलब आपके बचत खाते में कितना पैसा है,
अभी तक आपने किसको किसको ऋण दिया है, कौन कौन अपना ऋण को वापस कर चुका है, जिसको जिसको आपने ऋण दिया है उसे ब्याज आप कितना % का ले रहे हैं, ये सारी बातों पर इसमें चर्चा होती है। इस बैठक में कोरम कुल सदस्य का 1/3 होना चाहिए। कोरम क्या होता है? कोरम गढ़पूर्ति को कहा जाता है। अब ये गढ़पूर्ति क्या होता है? तो गढ़पूर्ति मतलब होता है बच्चे कि वह संख्या, निश्चित संख्या जो किसी भी सम्मेलन को चालू करने के लिए आवश्यक होता है। मतलब कोई भी सभा है, कोई भी सम्मेलन है जो बुलाया गया है, अब ये सम्मेलन में भाषण देना आप कब चालू करोगे? जब एक निश्चित संख्या में लोग वहां पर पहुंच चुके हो। ठीक है, इसे ही आपका कोरम कहा जाता है, इसे ही आपका गढ़पूर्ति कहा जाता है। चलिए, तो इस बैठक में कोरम कितना होना चाहिए? तो कुल सदस्य का 1/3 होना चाहिए। जो कार्यकारिणी परिषद बैठक बुलाती है ना, इस बैठक की बात हो रही है, तो इसमें लोग कितने होने चाहिए? 1/3 होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए। 1/3 मतलब मैंने बताया था ना, मान लो 15 सदस्य है तो 15 का 1/3 कितना हो जाएगा? 5। तो 5 सदस्य कम से कम मौजूद होना चाहिए। तो यह पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि कार्यकारिणी की जो बैठक होती है उसमें गढ़पूर्ति कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए। चलिए, कोरम वह निश्चित संख्या है जो बता चुकी ना मैं आपको, एक निश्चित संख्या है, उतने लोग रहेंगे तभी यह जो सभा या सम्मेलन है ये चालू हो पाएगा। 6 माह या 1 साल के अंतराल में आम सभा का आयोजन करना। आम सभा में ग्राम संगठन के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। अब देखो, इसके अंतर्गत 2 प्रकार की सभाएं होती है, एक आम सभा होता है, एक विशेष सभा होता है। आम सभा के बारे में क्या बताया जा रहा है? तो 6 माह या 1 साल के अंतराल में आम सभा जो बुलाई जाती है ना, ये हर महीने जरूरी नहीं है, या तो 6 माह में बुलाइए या फिर 1 साल में बुलाइए, लेकिन बुलाना पड़ेगा। तो यह ईयर आपको याद रखना है, यह डेट आपको याद रखना है, 6 माह में या फिर 1 साल में इसका जो बैठक है आम सभा का है ना, ये बुलाया जाता है। अब इसमें होता क्या है? तो आम सभा में ग्राम संगठन के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। अब देखो, स्व सहायता समूह कैसे काम कर रही है, इसका मूल्यांकन कौन करता है? तो इसका मूल्यांकन ग्राम सभा करता है, ग्राम संगठन करता है। अब ग्राम संगठन कैसे काम करता है, इसका भी तो कोई ना कोई मूल्यांकन करेगा ना, सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसी ग्राम संगठन के द्वारा किया गया जो कार्य है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, इसी का मूल्यांकन करने के लिए आम सभा बुलाई जाती है। तो चीजें क्लियर है, कब बुलाई जाती है? 1 साल में या फिर 6 माह में इसको बुलाया जाता है। चलिए, प्रत्येक 1 वर्ष के अंतराल में समूह का आंतरिक अंकेक्षण करवाना। प्रत्येक 1 साल में क्या किया जाता है? जो समूह है उसका आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है। अंकेक्षण मतलब होता है बच्चे जांच करना। ठीक है, 1 साल में करवाया जाता है। सूक्ष्म ऋण योजना का प्रशिक्षण तथा उसे तैयार करवाकर समूह को पूंजी उपलब्ध कराना। सूक्ष्म ऋण योजना क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था, सूक्ष्म ऋण मतलब वही चीज कि किसी को अगर आप मान लीजिए पहली बार ऋण दे रहे हैं तो उसके लिए कुछ नियम कानून होता है, कुछ शर्तें होते हैं, आप पे डिपेंड करेगा। बहुत बड़ी राशि आप उनको दे नहीं सकते हैं, कौन कौन सा चीज उसमें चेक किया जाएगा, ये देने लायक है कि नहीं है, इन सभी बातों को सूक्ष्म योजना कहा जाता है। तो सूक्ष्म योजना के तहत प्रशिक्षण तथा उसे तैयार करवाकर समूह को पूंजी उपलब्ध करवाने का काम आपका ग्राम संगठन करता है। मतलब ये जो सूक्ष्म योजना है, इसके तहत अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको आप ऋण नहीं दे सकते हो, मतलब आपको उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यह ऋण देने के लायक नहीं है, तो उस कंडीशन में आप उसको क्या करोगे? थोड़ा सा प्रशिक्षित करोगे कि आप कैसे में कैसे बन जाओ तो आपको हम पैसा दे सकते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में काम करने का काम आपका कौन करता है? ग्राम संगठन करता है। बिहान योजना के तहत उपलब्ध समस्त गतिविधि के समूह के सदस्यों को बताना। बिहान योजना के तहत जितनी भी गतिविधियां होती है उस गतिविधि के बारे में ग्रामीण लोगों को जानकारी देना। बिहान योजना क्या होता है? तो जो ग्रामीण आजीविका मिशन होता है ना, उसे ही छत्तीसगढ़ में बिहान योजना के नाम से जाना जाता है। अब गतिविधि मतलब क्या समझे? तो इस योजना के तहत जितना भी पैसा दिया जाता है, जो भी राशि दिया जाता है आपकी हेल्प करने के लिए, उस पैसा के बारे में ग्रामीण लोगों को जानकारी दिया जाता है इस योजना के तहत। चीजें क्लियर है? नेक्स्ट है, सरकार द्वारा ग्राम संगठन के सशक्तिकरण हेतु स्टार्टअप राशि के रूप में 35,000 की राशि सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है बच्चे, तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या बोल रहा है। तो सरकार द्वारा ग्राम संगठन के सशक्तिकरण हेतु स्टार्टअप राशि, ग्राम संगठन को स्टार्टअप करने के लिए सरकार कितना पैसा देती है? तो ग्राम संगठन का स्टार्टअप करने के लिए जो सरकार है वो 35,000 रुपए की राशि प्रोवाइड करती है। सरकारी योजना की जानकारी देना, सरकार कौन कौन से समय समय पर योजना ला रही है, इन सभी बातों की जानकारी देने का काम भी आपका ग्राम संगठन करता है। किसको देगा जानकारी? ग्रामीणों को देगा, जिसको इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, गांव के सभी सरकारी संस्था जैसे स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी,
से समन्वय कर सदस्यों को सुविधा उपलब्ध कराना। गांव के जितने भी सरकारी संस्था है, जैसे कि आपका आंगनबाड़ी है, आपका स्वास्थ्य केंद्र हो गया, इन सभी के साथ मेल मिलाप करवाना, मिलना जुलना करवाना, ठीक है, और उन सब से मेल मिलाप करके आपका समन्वय स्थापित करने के बाद सदस्यों को सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है, ये इसके अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है आपका चक्रवृद्धि, सामुदायिक निवेश निधि, आपदा कोष, इन तीनों को सुविधा उपलब्ध कराना। यह पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। यह भी काम किसका होता है? ग्राम संगठन का होता है। कौन से काम की बात हो रही है? चक्रवृद्धि हो गया, सामुदायिक निवेश हो गया, ठीक है, सामुदायिक निवेश निधि, आपदा कोष, आपदा कोष मतलब इमरजेंसी फंड जिसको आप कहते हैं। तो इन सभी की जो सुविधा है वो ग्रामीणों को उपलब्ध कराने का काम भी कौन करता है? आपका ग्राम संगठन करता है। समूह के सामाजिक मुद्दे जैसे कि बाल विवाह हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल मजदूरी, इन पर चर्चा कर समस्याओं के निदान का रास्ता ढूंढने का काम भी यही करते हैं। मतलब एक ग्राम संगठन देखो लोगों को पर्सनली हेल्प तो करता ही करता है, उसके साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा होती है और जितना हो सके उतना उन समस्याओं को समाधान करने की कोशिश भी ये करते हैं। तो चीजें यहां तक हमारी क्लियर हो चुकी हैं क्या? आगे बढ़ रहे हैं, चलिए। क्या बोल रहे जी? गुड इवनिंग मैडम, आप आज बहुत धार्मिक टाइप की दिख रही हैं। हाँ, आज अक्षय तृतीया है ना। अक्षय तृतीया का हमारे हिंदू संप्रदाय में बहुत ज्यादा रोल रहता है, स्पेशली ब्राह्मणों के लिए आज के दिन का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, ठीक है, पूजा पाठ एंड ऑल। तो इसलिए थोड़ा सा चेंज करने का टाइम नहीं मिला मेरे को, क्योंकि मंदिर से जस्ट अभी आई थी, लेट हो रहा था मेरे को, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए संकुल स्तरीय संगठन, तो ये ग्राम संगठन अपने को समझ आ गया। सबसे नीचे में स्व सहायता समूह होता है, स्व सहायता समूह से मिलकर के आपका ग्राम संगठन बनता है। कम से कम 10 ग्राम संगठन को मिला करके आपका संकुल संगठन बनता है, ठीक है। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब देखो संकुल संगठन, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्लस्टर लेवल फेडरेशन कहा जाता है, CLF कहा जाता है, ठीक है। ये ग्राम संगठन के जस्ट थोड़ा सा ऊपर में होता है। ये क्या है देखिए, तो ध्यान से समझेंगे। एक संकुल के अंतर्गत गठित समस्त ग्राम संगठन के द्वारा मिलकर बनाए गए एक संगठन को संकुल स्तरीय संगठन कहा जाता है। ये आपको मैं बता चुकी हूं। संकुल स्तरीय संगठन कैसे बनता है? तो ग्राम संगठन, बहुत सारे ग्राम संगठन, या बोलूं कि ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम संगठन को आपस में मिला करके एक संगठन बनाया जाता है और इसी संगठन को आपका संकुल संगठन कहा जाता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं आपको कल की क्लास में ऑलरेडी बता रखी हूँ, ठीक है। तो संकुल संगठन कैसे बनता है? तो 10 ग्राम संगठनों को आपस में मिलाने से आपका संकुल संगठन बनता है। अब ये जो संकुल संगठन होता है वो क्या काम करता है, तो आराम से समझेंगे। देखो, संकुल स्तरीय संगठन का मुख्य उद्देश्य सभी ग्राम संगठनों को संगठित कर उन्हें विभिन्न विभाग, एजेंसी से समन्वय बनाए रखने से मदद करना तथा स्व सहायता समूह व ग्राम संगठनों की पात्रता अनुसार विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। चीजें क्या समझ आ गई? जो संकुल स्तरीय संगठन है इसका जो मेन फोकस है वो ग्राम संगठन पर रहता है। वो क्या काम करता है? तो ग्राम संगठन कैसे कैसे काम कर रहा है, ग्राम संगठन में कौन कौन से समूह जुड़े हुए हैं, लोगों को उसमें लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या उसकी जानकारी उनको नहीं है, उसकी जानकारी उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये सारा देखने का काम कौन करता है? आपका संकुल गठन करता है, तथा हर संभव मदद पहुंचाना ताकि ग्रामीण परिवारों का सतत विकास हो सके। नेक्स्ट है, प्रत्येक ग्राम संगठन के पदाधिकारी संकुल स्तरीय संगठन की कार्यकारिणी समिति कहलाते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक ग्राम संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं। ग्राम संगठन कैसे बनता है? ग्राम संगठन जो है आपके स्व सहायता समूह को मिलाने से आपका ग्राम संगठन बनता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक ग्राम संगठन के जो पदाधिकारी होंगे, पदाधिकारी मतलब जो कार्यकारिणी परिषद में चुने जाते हैं जितने सारे अध्यक्ष, तो कार्यकारिणी परिषद में चुने गए जितने भी पदाधिकारी हैं ये संकुल स्तरीय संगठन के कार्यकारिणी समिति कहलाते हैं। इस समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो आपको याद रखना है संकुल संगठन के अंतर्गत जो कार्यकारिणी परिषद बनाया जाता है या कार्यकारिणी समिति बनाया जाता है संकुल के अंतर्गत, उसका कार्यकाल कितना होता है? तो इस समिति का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना आप कि समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इस समिति के अंतर्गत जो सदस्य काम कर रहे हैं उनका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है। यही चीज मैं आपको याद दिलाना चाह रही हूँ, ठीक है। बार बार बोल के तो आपको याद रखना पड़ेगा। कार्यकारिणी समिति जो बनाई जाती है संकुल संगठन के अंतर्गत, इसका जो कार्यकाल है वो 3 साल का होता
होता है, लेकिन इस समिति के अंतर्गत जो सदस्य बनाए जाते हैं इनका जो कार्यकाल है वो सिर्फ 1 साल का होता है। चीजें क्लियर है हमारी? चलिए, संकुल स्तरीय संगठन मुख्य तौर पर सामुदायिक निवेश कोष के प्रबंधन का कार्य करते हैं। अब ये जो संकुल स्तरीय संगठन है एक्चुअल में ये काम क्या करता है? तो संकुल स्तरीय जो संगठन है ये मुख्य तौर पर सामुदायिक निवेश कोष के प्रबंधन का काम करते हैं। सामुदायिक निवेश कोष के प्रबंधन का काम करते हैं। साथ ही कम्युनिटी कैडर का चुनाव कर उन्हें प्रशिक्षित करके प्रबंधन सेवाएं सभी इकाइयों को प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है कम्युनिटी कैडर। कम्युनिटी कैडर क्या होता है? तो देखो, कम्युनिटी कैडर एक ट्रेनर होता है जो कि ग्राम संगठन को जाकर ट्रेनिंग देता है। एक व्यक्ति है जो कि एक ट्रेनर है, इसका काम है कि ग्राम संगठन में जाकर उनके सदस्यों को ट्रेनिंग देना। तो यह होता है, इसको क्या कहा जाता है? आपका कम्युनिटी कैडर कहा जाता है। चीजें क्लियर है? संकुल स्तरीय संगठन सुनिश्चित करता है कि संबंधित सभी कार्यों का समय पूर्वक ऑडिट सामुदायिक ऑडिटर द्वारा हो सके। अब देखो, ऑडिट और ऑडिटर क्या चीज होता है? तो ऑडिटर का काम होता है कितना पैसा निकाला, कितना पैसा गया, इन सब का लेखा जोखा रखना, ये ऑडिट करना कहलाता है, जो कि आपका ऑडिटर करता है। इस ऑडिटर की नियुक्ति संकुल संगठन करता है। यह पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि हम संकुल संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो संकुल संगठन के अंतर्गत कौन ऑडिट करेगा, कौन ऑडिटर होगा, यह सब कौन डिसाइड करेगा? ऑब्वियस सी बात है, संकुल संगठन ही डिसाइड करेगा। तो इसको आप कॉमन सेंस के साथ आपको आंसर लेना है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और एक सचिव रहते हैं। अब इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि जो संकुल संगठन होता है उसमें एक अध्यक्ष रहेंगे और एक सचिव रहता है। संकुल स्तरीय संगठन को बनाने हेतु स्टार्टअप राशि 2 लाख सरकार के द्वारा दी जाती है। ग्राम संगठन के लिए स्टार्टअप राशि कितनी दी जा रही थी बच्चे? 35,000 रुपए दी जा रही थी। और वहीं संकुल संगठन को स्टार्टअप करने की जो राशि है वो कितनी दी जा रही है? तो 2 लाख रुपए दी जा रही है। यह पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। अब देखो, ग्राम एवं संकुल स्तरीय संगठन की उप समिति की हम बात कर लेते हैं। ये उप समिति क्या है, कैसा, इससे डिटेल में प्रश्न कभी नहीं पूछा गया है। बस आप अपने नॉलेज के लिए याद ये रख सकते, क्योंकि देखो उप समितियां बहुत सारी होती हैं। कोई भी बड़ी समिति है, इसके अंतर्गत छोटी छोटी जितनी भी समितियां बन गई उसको हम उप समिति कहते हैं। अब इसी उप समिति के बारे में आपको याद रखना है कि ग्राम एवं, दोनों को मैं मिलाकर बता रही हूँ, है ना। ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन की जो उप समिति है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका बैंक लिंकेज समिति, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। बैंक लिंकेज समिति मतलब बैंक से जोड़ना। दूसरा होता है आजीविका समिति, इसके बारे में आप जानते हैं। तीसरा होता है आपका सामाजिक कार्य समिति। तीनों पॉइंट आपको याद रखना है कि इस समिति के अंतर्गत 3 उप समितियां होती है। कौन कौन सी उप समितियां होती हैं? तो बैंक लिंकेज समिति होता है, आजीविका समिति होता है और तीसरा सामाजिक समिति होता है। ठीक है, तीनों पॉइंट आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कार्यकारिणी सभा का। अब देखो, कार्यकारिणी सभा आपके ग्राम संगठन में भी होता है और आपके संकुल संगठन में भी होता है। तो दोनों को मैं इक्वली बताती हूँ, आपको एक साथ बताती हूँ ताकि चीजें आपको याद हो सके। ठीक है, तो कार्यकारिणी सभा ग्राम संगठन प्लस संकुल संगठन, इसके बारे में आपको ध्यान ये रखना है कि बैठक जो ग्राम संगठन है और जो संकुल संगठन है, इसमें जो कार्यकारिणी परिषद होती है या कार्यकारिणी सभा होता है, इस सभा का बैठक कौन करता है? तो इस सभा का जो बैठक है ना वो हर माह होता है। पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि ग्राम संगठन या संकुल संगठन, इसका कार्यकारिणी जो बैठक है, कार्यकारिणी जो सभा है, यह आपका हर महीने होता है। याद हो गया क्या? कार्यकारिणी सभा की बात हो रही है, ये आपकी किसकी बात हो रही है? तो आपके ग्राम संगठन और संकुल संगठन दोनों में ही जो कार्यकारिणी परिषद होता है, कार्यकारिणी समिति होती है, यह अपनी बैठक बुलाती है। तो यह अपनी बैठक कितने महीने में बुलाती है? तो आपको याद रखना है कि इसकी जो बैठक है वो प्रत्येक माह होती है। दूसरा, यह जो बैठक बुलाया जाता है, ये बैठक बुलाएगा कौन? तो आप ध्यान रखेंगे हर महीने होती है और यह बैठक जो है अध्यक्ष बुलाता है। अब इसके बैठक के लिए जो कार्यकारिणी समिति है, इसके बैठक के लिए गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम संगठन और संकुल संगठन, इन दोनों के अंतर्गत जो कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है, इसके लिए जो गण पूर्ति है 1/3 होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए। मतलब जितने भी सदस्य हैं उनका 1/3, जैसे 15 ही सदस्य है, अब 15 सदस्य का 1/3 कितना होगा? तो मैंने आपको बताया था 5 होगा। तो कम से कम 5 सदस्य जो है इस कार्यकारिणी सभा में उपस्थित। मैं फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, जस्ट
याद रखना है। चलिए, अब कार्यकारिणी सभा के बारे में तो आपने समझ लिया, कार्यकारिणी सभा कैसे होता है। तो कार्यकारिणी सभा आपके ग्राम संगठन का भी और संकुल संगठन का भी, दोनों हमने जान लिया। हर माह होता है, अध्यक्ष बुलाता है, कोरम 1/3 होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका आम सभा। अब आम सभा के बारे में समझना, आम सभा के अंतर्गत 2 प्रकार की बैठक होती है। आम सभा के अंतर्गत 2 प्रकार के, आम सभा में क्या होता है मैंने आपको बताया था, आम सभा में जो ग्राम संगठन है इसके वित्तीय लेन देन के बारे में देखा जाता है, वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इन सभी बातों में चर्चा की जाती है। अब देखो, ये जो आम सभा है ना, इसमें 2 टाइप की बैठक होती है, एक होता है सामान्य बैठक, एक होता है विशेष बैठक। जो सामान्य बैठक है यह 6 माह या 1 वर्ष में बुलाया जाता है। आम सभा का जो सामान्य बैठक है या तो 1 वर्ष में एक बार बुलाया जाएगा या फिर 6 माह में एक बार बुलाया जाएगा। अब यह जो बैठक है यह कार्यकारिणी समिति 30 दिन पूर्व सूचना देकर के बुलाती है। आम सभा में एक ये फंडा रहता है कि आम सभा अगर आप बुला रहे हैं तो जो कार्यकारिणी समिति है ना, वो उसके सदस्यों को 30 दिन पहले सूचना देती है। कितने दिन पहले सूचना देती है? 30 दिन पहले सूचना देती है कि इस दिन क्या होना है, सामान्य बैठक आपका होना है। ठीक है, अब विशेष बैठक के बारे में याद रखो, जो विशेष बैठक है उसकी सूचना कार्यकारिणी समिति सदस्यों को 7 दिन पहले देती है। अब इन दोनों में अंतर समझना, जो आम बैठक है वो नॉर्मल है, सबको पता है कि 6 महीने एक बार होना चाहिए, 1 साल में एक बार होना चाहिए, 21 बार तो होना है, इसलिए सबको उपस्थित होना पड़ेगा। इसलिए 30 दिन पहले सूचना दे दिया जाता है कि भाई फलाने महीने में आपका बैठक होना है। विशेष बैठक का मतलब होता है बच्चे इमरजेंसी बैठक, जैसे कोई खास बात हो गई, ठीक है, और उस खास बात के लिए आपको बैठक बुलाना है, तो विशेष बैठक के लिए जो सूचना है वो 7 दिन पूर्व ही दे दी जाती है। ये चीजें याद रहेंगी आपको। चलिए, अब आगे बात करते हैं कोरम या गढ़ पूर्ति के बारे में। तो देखो, कोरम या गढ़ पूर्ति के बारे में आप, विशेष बैठक कभी भी बुलाया जा सकता है ना, एक चीज याद रखना, जैसे सामान्य बैठक का फिक्स है कि 6 माह में या 1 साल में एक बार बुलाया जाता है, लेकिन विशेष बैठक आप कभी भी बुला सकते हो। और विशेष बैठक के लिए जो गढ़ पूर्ति है, देखो सामान्य बैठक और विशेष बैठक, इन दोनों के लिए गढ़ पूर्ति की मैं बात करती हूं, तो ग्राम संगठन स्तर पर सामान्य बैठक और विशेष बैठक दोनों के लिए जो गढ़ पूर्ति है वो कुल सदस्यों का 2/3 होता है। कुल सदस्य का 2/3 होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। आम सभा के अंतर्गत जो गढ़ पूर्ति है यह आपके सामान्य बैठक और विशेष बैठक दोनों में ही 2/3 होता है। लेकिन अगर वहीं पर मैं संकुल स्तर की बात कर दूं, ये ग्राम संगठन लेवल पर है ना, ग्राम संगठन लेवल पर 2/3 रहता है, लेकिन संकुल स्तर की हम बात कर लें तो कुल सदस्यों का 1/4 रहेगा। चीजें याद रहेंगी क्या? ग्राम संगठन स्तर पर जो आम सभा का सामान्य सभा और विशेष सभा बुलाया जाता है, इन दोनों में ही जो गढ़ पूर्ति है वो कितना होना चाहिए? 2/3 या फिर 2/3 हम बोल सकते हैं। ठीक है, 2/3 या फिर 2/3 हम बोल सकते हैं। लेकिन वही अगर मैं संकुल स्तर की बात कर लूं तो संकुल स्तर पर भी सेम प्रोसेस होता है, एक सामान्य बैठक होता है, एक विशेष बैठक होता है। तो दोनों ही कंडीशन में जो कुल सदस्य हैं वो 1/4 होने चाहिए। चीजें याद होगी, रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं संकुल स्तर पर अकाउंटेंट प्रबंधक। अब देखो, संकुल स्तर पर ना अकाउंटेंट प्रबंधक की भी व्यवस्था की जाती है। अब ये क्या काम करेगा तो समझना, संकुल स्तरीय संगठन की कार्यकारिणी समिति संकुल स्तरीय संगठन के प्रबंधन एवं खाता लेखन हेतु संकुल अंतर्गत आने वाले सभी स्व सहायता समूह से जुड़े हुए सदस्यों में से एक सदस्य को CLF प्रबंधक के रूप में चयन करती है। CLF प्रबंधक मतलब संकुल स्तरीय अकाउंटेंट की बात हो रही है। अब यहां पर से 2 प्रश्न आपने याद रखना है। पहला ये कि जो संकुल स्तर पर अकाउंटेंट बनाया जाता है इसका नियुक्ति कौन करता है या इसको चुनता कौन है? तो जो कार्यकारिणी समिति होती है ना वो चुनती है, और किसमें से? तो अपने सभी सदस्यों के बीच से ही इसको चुना जाता है। तो यह पॉइंट आपने याद रखना है। अब देखो, CLF अकाउंटेंट का चयन निम्नलिखित मापदंड पर होता है। अब आप कोई किसी को बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? अकाउंटेंट बनाना चाहते हैं जो कि लेखा जोखा का काम सही तरीके से कर सके। तो उसके लिए कुछ मापदंड दिए गए हैं, कुछ शर्तें दी गई हैं, जैसे कि स्व सहायता समूह ऐसे सदस्य जो कम से कम स्नातक उत्तीर्ण हो, क्योंकि लेखा जोखा का काम करना है, लिखा पढ़ाई का काम करना है, तो कम से कम वो ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा। ठीक है, पहला नियम ये कहता है कि अगर आप अकाउंटेंट बना रहे हैं तो वो बंदा ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा, अपने स्व सहायता समूह की 75 बैठक में उपस्थित हुआ हो, मतलब स्व सहायता समूह जब से बना है ना तब से कम 75 बैठक में तो वो उपस्थित रहा हो। इससे ये पता चलता है कि ये जो बंदा है ना वो एक्टिव है, वो सीरियस है समूह को लेकर के। ठीक है, तो कम से कम 75 बैठक में मौजूद होना चाहिए। जिसका समूह नियमित रूप से पंचसूत्र का पालन कर रहा हो। जिस भी बंदे को आप अकाउंटेंट बना रहे हो वो जिस भी स्व सहायता समूह का है, तो उसके लिए नियम देखेंगे कि उसका जो समूह है, जो 5 सूत्र दिया गया है, उसका पालन सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिसके मन में गरीबों के प्रति मान सम्मान की भावना होना चाहिए। ये 4 मापदंड है जो अकाउंटेंट के लिए होना चाहिए। देखो, आगे नीचे में हम जितने भी देखेंगे ना, सेम मापदंड अपने को देखना रहेगा। ठीक है, अब ब्लॉक संगठन की हम बात कर लेते हैं। तो संकुल संगठन हो गया, ग्राम संगठन भी हमने देख लिया। अब संकुल संगठन के ऊपर में होता है आपका
आपका ब्लॉक संगठन और उसके ऊपर में होता है आपका जिला संगठन। ब्लॉक संगठन के बारे में याद रखेंगे, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में 4 संकुल स्तरीय संगठन का गठन किया जाता है। विकास खंड मतलब ब्लॉक लेवल पर क्या किया जाता है, 4 संकुल स्तरीय संगठन का गठन किया जाता है। 4 संकुल स्तरीय संगठन का गठन किया जाता है, या सीधे सीधे भाषा में बोलूं तो जो ब्लॉक संगठन है ये आपके 4 संकुल समिति से मिलकर के बना होता है। सीधा सीधा बात हम कर देते हैं। ग्राम संगठन तो 10 ग्राम संगठन को मिलाने से एक संकुल समिति बनती है, वैसे 4 संकुल समिति को मिलाने से एक ब्लॉक संगठन बनता है। चीजें क्लियर है? अब देखो, इन्हीं संकुल स्तरीय संगठन को मिलाकर विकास खंड स्तर पर बनाए गए संगठन को ब्लॉक स्तरीय संगठन कहा जाता है। ब्लॉक संगठन का मुख्य उद्देश्य CLF की आजीविका संबंधी गतिविधि, प्रबंधन आदि पर मार्गदर्शन प्रदान करना है। अब इसके नीचे में कौन रहता है, संकुल समिति रहता है। तो संकुल समिति को मार्गदर्शन कौन देगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर में जो है ब्लॉक लेवल पर जो है वो देगा, यही काम इसका होता है। अब हम जिला संगठन की बात कर लें तो ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत एक जिले में आने वाले सभी ब्लॉक संगठनों को मिलाकर बनाए जाने वाले संगठन को जिला संगठन कहा जाता है। अब जिला संगठन मतलब एक जिले के अंतर्गत जितने भी ब्लॉक आएंगे और उस ब्लॉक में जितने भी संगठन बनाए गए, यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 10 ब्लॉक संगठन को मिलाकर या 5 या 4 या 3, ऐसा कुछ नहीं है। एक जिला के अंतर्गत जितना भी ब्लॉक आ रहा है और उस ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी संकुल समिति आ रहे हैं उन सभी को मिलाकर के जिला समिति बनाया जाता है। चीजें क्लियर है? अब देखो, पुस्तक संचालक नाम का एक पद होता है इसके अंतर्गत। पुस्तक संचालक नामक स्व सहायता समूह में जब आप जाएंगे तो पुस्तक संचालक नामक एक पद होता है। यह क्या काम करता है तो समझना, समूह के सदस्यों में से ही कोई एक पढ़ा लिखा सदस्य का चयन समूह के सदस्य द्वारा किया जाता है। समूह के सदस्य ही करेंगे अपने बीच से, बस वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो वह पुस्तक संचालक कहलाता है। पुस्तक संचालक को मिशन के माध्यम से समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान भी किया जाता है ताकि वह समूह में होने वाले लेन देन का सही से हिसाब किताब निर्धारित कर सके। पुस्तक संचालक का मतलब ये पुस्तक नहीं लिखेगा भाई, इसका काम वही रहता है जो भी लेखा जोखा है ना, उसको रजिस्ट्री करना, अच्छे से ध्यान दे करके सही तरीके से काउंट कर करके चेक कर करके उसमें ऐड करना। ठीक है, ये काम होता है आपके पुस्तक संचालक का, जो कि स्व सहायता समूह के सदस्य अपने बीच से ही करते हैं, बस थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब एक पद होता है ग्राम संगठन सहायिका। जैसे पुस्तक संचालिका होती है ना, पुस्तक संचालक, वैसे ही एक होता है ग्राम संगठन सहायिका। ग्राम संगठन सहायिका क्या होता है तो समझना, ग्राम संगठन की सामान्य सभा द्वारा 2 प्रकार की सभा होती है ना। आम सभा के अंतर्गत 2 प्रकार की सभा होती है, एक होता है सामान्य सभा, एक होता है विशेष सभा। तो ध्यान रखना, ग्राम संगठन की सामान्य सभा द्वारा ग्राम संगठन से जुड़े सभी समूह के पुस्तक संचालक में से किसी एक पुस्तक संचालक को ग्राम संगठन सहायिका के रूप में बनाया जाता है। अभी मैंने बताया था स्व सहायता समूह में से ही किसी एक बंदे को पुस्तक संचालक बनाया जाता है। अब ये जो ग्राम सहायिका है ना, ये पुस्तक संचालक का ऊपर वाला पद है भाई। तो जितने भी संचालक बनाए हैं आपने अभी पुस्तक संचालक, उन्हीं पुस्तक संचालक में से एक व्यक्ति को आपका ग्राम सहायिका बनाया जाता है। चलिए, ग्राम संगठन सहायिका का चयन भी सेम है, निम्न मापदंड चाहिए इसके लिए, जिसमें पहला है स्व सहायता समूह के पुस्तक संचालक में से ऐसे पुस्तक संचालक जिनको 75 बैठक लिखने का अनुभव हो। वो लिखने का ही काम करेंगे ना, मतलब सीधा सा है कि ये भी 75 बैठक में उपस्थित होना चाहिए, लिखने का इनको अनुभव होना चाहिए। दूसरा है, इनका समूह नियमित रूप से पंचसूत्र का पालन करना चाहिए। तीसरा है, इनके मन में गरीबों के प्रति मान सम्मान होना चाहिए। ग्राम संगठन सहायिका को समय समय पर मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि अपने काम को सही तरीके से कर सके और अपने वर्चस्व को बनाए रखें। चीजें यहां तक हमारी क्लियर हो गई। और इनको निर्धारित करने जो रजिस्टर दिया जाता है ना, उसमें सही तरीके से लिखने के लिए इनको चुना जाता है। तो यह पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। तो पुस्तक संचालक होता है, पुस्तक संचालक के ऊपर में ही सहायिका होती है। तो ये पद का जो कैटेगरी है ये भी आपने ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं सक्रिय महिला। सक्रिय महिला को आप इंग्लिश में बोल देंगे एक्टिव वुमेन। अब यह एक पद होता है जो कि स्व सहायता समूह के अंतर्गत बनाया जाता है। अब नाम से ही हमारा क्लियर है, बोल रहा है सक्रिय महिला, मतलब ऑब्वियस सी बात है इस पद पर महिला ही विराजित होती होंगी, है ना। तो देखिए, एक गांव में गठित सभी स्व सहायता समूह से जुड़ी महिला सदस्य के द्वारा आपसी सहमति से एक गांव में जितने भी स्व सहायता समूह बने हुए हैं, उन स्व सहायता समूह में जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उन सभी महिलाओं के सहमति के बाद ही उनके बीच से एक महिला को सक्रिय महिला के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, सक्रिय महिला का पद दिया जाता है। तो ये जो महिलाएं होंगी, ये एक हो सकती है, एक से ज्यादा 2 भी हो सकती हैं। तो ये जो महिलाएं होंगी, ये ऐसी महिलाएं हैं जो किसी समूह के विकास अथवा गांव के विकास के लिए अपना योगदान दे सके और साथ में समय भी देने में सक्षम हो।
ये नहीं कि बना दिए हैं पर उसको अपने घर से ही फुर्सत नहीं मिल रही है, ऐसी महिला नहीं होनी चाहिए भाई। उसको समय भी देना पड़ेगा ताकि वो अपने समूह का विकास कर सके और साथ साथ अपने गांव का भी विकास कर सके। और इसके साथ साथ इस काम के लिए वो इच्छुक भी होना चाहिए, जबरदस्ती किसी को नहीं बना सकते हैं हम, वो इच्छुक भी होना चाहिए। उन्हें सक्रिय महिला कहते हैं। सक्रिय महिला को समय समय पर मिशन के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वो अपने दायित्व का सही तरीके से निर्वहन कर सके। एक पद होता है संसाधन पुस्तक संचालक का। अब संसाधन पुस्तक संचालक क्या होता है तो समझना, एक संकुल के अंतर्गत आने वाले सभी स्व सहायता समूह के पुस्तक संचालकों को प्रशिक्षित करने एवं समूह का अंकेक्षण करने वाले को संसाधन पुस्तक संचालक कहते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग वाला चीज हो गया। संसाधन पुस्तक संचालक, पुस्तक संचालक कौन होता था आपने देख लिया, जो लेखा जोखा का विवरण रखता है। अब यहाँ पे बोल रहा है संसाधन पुस्तक संचालक, तो ये क्या काम करता है, ये चेक करने का काम करता है। क्या चेक करने का काम करता है तो यह जो है समूह का अंकेक्षण करेगा, साथ में जो पुस्तक संचालक है उनको प्रशिक्षित करता है, उनको ट्रेनिंग देता है ना, और साथ में उनके काम का अंकेक्षण भी करता है, जांच भी करता है। तो इस व्यक्ति को संसाधन पुस्तक संचालक कहते हैं। इसके लिए भी सेम नियम है कि 75 बैठक में उपस्थित होना चाहिए, पंचसूत्र का आपका पालन करना चाहिए। इसके अलावा इसका चयन सभी स्व सहायता समूह के सदस्यों के बीच से होना चाहिए और सर्वसम्मति से होना चाहिए। समय समय पर मिशन के माध्यम से इसको भी क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि अपना काम सही तरीके से कर सके। इस प्रकार से हमारा जो स्व सहायता समूह है, ऐसा स्व सहायता समूह जिसमें सदस्यों की संख्या 10 से 20 तक होती है, ये वाला जो टॉपिक है वो हमारा खत्म होता है। अब कल की क्लास में मैं उस स्व सहायता समूह के बारे में आपको बताऊंगी जिसमें जो सदस्यों की संख्या है वो 20 से ज्यादा होती है। उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, उसमें आप शामिल कैसे हो सकते हैं, क्या क्या नियम चाहिए, छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्री अधिनियम क्या है, इन सभी बातों पर हमारी कल की क्लास में चर्चा होगी। तो अगर आज की क्लास आपको समझ आए और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर से करेंगे, लाइक और कमेंट करके बताएंगे वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।